नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो बहुप्रतिष्ठित अधिसूचना जारी की है, उसे लेकर कर्मचारी संगठन चिंतित नजर आ रहे हैं। और तो और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर काफी तीखी आलोचना करना भी शुरू कर दिया। कर्मचारियों की नाराजगी क्या है, इसको आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है और इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कामकाज तय करने का जो तरीका है उसको भी तय कर दिया है। इसमें आयोग को देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्चों को ध्यान में रखकर सिफारिशें देने को कहा गया है। इसी बात को लेकर कर्मचारी संगठन नाराज हो गए। कर्मचारियों की नाराजगी क्यों? कर्मचारी संगठनों ने कहा कि इस बार टीओआर में कुछ अहम बातें गायब हैं। क्या चीजें छूट गई? कर्मचारी संगठनों की मांग क्या है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे मोदी सरकार की नई पॉलिसी की। असल में सरकार एक नई नीति पर काम कर रही है ताकि एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनी फैक्ट्रियां जो हैं अब केवल विदेशों में एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि भारत के घरेलू बाजार में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। क्या है ये पूरा मामला? क्या अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ से जो भारतीय एक्सपोर्टर्स पर असर पड़ा है वो है एक बड़ी वजह? विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे चाइनीज सैटेलाइट्स बैन की। भारत सरकार ने हाल ही में चीन से जुड़ी सैटेलाइट कंपनियों को देश में सर्विसेज देने से रोक लगा दी। कहा जा रहा है कि ये फैसला नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर लिया गया। भारतीय चैनलों और कंपनियों पर इस बदलाव का क्या असर होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा कर दी है और इसका कामकाज तय करने वाला दस्तावेज यानी जो डॉक्यूमेंट होता है यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसको भी जारी कर दिया। इसमें सरकार ने आयोग को देश की आर्थिक स्थिति, फिस्कल डिसिप्लिन यानी फिस्कल प्रूडेंस और सरकारी खर्चों पर ध्यान देने की बात कही। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इसमें वेतन बढ़ाने, पेंशन संशोधन या पुरानी पेंशन योजना यानी जिसको कि आप ओपीएस के नाम से जानते हैं उसको बहाल करने जैसी बातें साफ तौर पर शामिल नहीं की गई। संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव कर कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स के हितों को भी जोड़ा जाए। अब प्रवीण सर, इन मांगों को कैसे देख रहे हैं आप? और लगातार जब से हम लोग सर 8वें वेतन आयोग को लेकर जो स्टोरी कवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रार वाली बात जो है लगातार आ रही है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा जो अपडेट है मैं कहूँगा 8वें वेतन आयोग को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस आई, उसके बाद उसको लेकर चर्चा पर चर्चा, उसको बारीकी से समझने की पड़ताल शुरू हुई। कर्मचारी संगठन उसमें लगे, एक एक बिंदु की पड़ताल की और तभी से इसको लेके तमाम तरह के कंसर्न और चिंताएं जो है वो इन संगठनों की तरफ से जाहिर की जाती रही जी। अब मसला ऐसा हुआ है कि जब अब पूरा एक तरह से समराइज होकर चीज़ें आई हैं तो इन जो टीओआर को लेकर नाराजगी ऐसी है कि पूरा का पूरा मामला अब वित्त मंत्रालय के पास पहुंच गया है, सरकार के पास पहुंच गया है। वित्त मंत्री को ज्ञापन दे दिया गया है कि साहब ये जो टीओआर हैं इनसे बात बनेगी नहीं जी। तो एक तरह से मैं इसको एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहा हूं इस लिहाज से कि वेतन आयोग ने अभी काम करना शुरू नहीं किया, पहली मीटिंग नहीं हुई और उसके पहले ही जो इसको लेके विरोध की बात जो है वो सीधे सरकार के पास पहुंच गई। जी सर, इसी मुद्दे पर हम लोगों ने जो कन्वीनर एनसीजेसीएम साहब जो हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी कुछ संकेत दिया था कि देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर भी कुछ जो है अब मुझे अटपटा सा लग रहा है, इसको और देखना पड़ेगा, अगर विवाद होगा तो उसको बैठ के समाधान करने की कोशिश की जाएगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए अब सबसे और यहाँ से बड़ी बात ये भी निकल के आती कि सबसे बड़ा फोरम जो कर्मचारी संगठनों के लिए था इस पूरे 8वें वेतन आयोग में जी, वो था आपका पूरा 8वां वेतन आयोग। उसके सदस्यों का भी ऐलान हुआ और चेयरपर्सन का भी ऐलान हुआ। चाहे टीओआर को लेके बात हो या क्या बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसको लेके पहली जो बातचीत है वो दरअसल वहाँ होनी चाहिए थी जब वेतन आयोग की पहली कंसल्टेशन की बैठक होती कर्मचारी संगठनों के साथ। लेकिन वो शुरुआत होने से पहले ही संगठन पहुंच गए सरकार के पास और कहा है कि साहब जो आपने क्राइटेरिया तय किया है, जो आपने दायरा दिया है, जो नियम शर्तें तय की हैं, इन्हीं में पहले बदलाव करना होगा। और जो हम लोग बात कर रहे थे लगातार जितने भी लीडर्स हैं इनके, वहाँ पे उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो टीओआर तय किए गए हैं, शर्तें तय की गई हैं, ये बेहद सख्त शर्तें नज़र आ रही हैं जी जी।
और इसी से जुड़ा एक मसला ये आ रहा है, कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसने एक तरह से आग में घी डालने का काम किया है। वो ये है कि क्या 69 लाख जो पेंशनर्स हैं वो क्या इस पूरी पेंशन की व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे? जी, अब क्या चीज़ें जो छूट रही हैं सर, इसको भी मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कर्मचारी संगठन ने कहा कि इस बार के जो TOR है जो, उसमें कुछ अहम बातें गायब हैं। कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना, जिसको लेकर कभी जो है सुनने को मिल रहा है कि बड़ी धरना प्रदर्शन होगी सर, और जो है रार तकरार बहुत देखने को मिल सकता है। इसी महीने की जो है शायद 9 तारीख को जो है उस दिन है, और उसके बाद भी 25 तारीख के आसपास भी एक जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसको कहा गया कि बहाल करने को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। फिर 69 लाख पेंशनर्स का आपने जो बात की और पारिवारिक पेंशनर्स की बात की, उसके हितों को भी जो है आयोग के दायरे में नहीं लाया गया, नहीं रखा गया, ये कहा जा रहा है। तो मतलब जो बात है सर कि वेतन ढांचे की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो पेंशनर्स का जो मांग है उसको आप नहीं दरअसल कर्मचारी संगठनों की जो मांग है वो ये है कि वैसे तो जब 8वां वेतन आयोग बनेगा और अगर उसमें जो फिटमेंट फैक्टर तय होगा, उससे सीधे तौर पर पेंशनर्स की भी पेंशन में इजाफा होगा, ये मोटे तौर पर समझी जा सकती है। और जैसा पिछले वेतन आयोग में होता आया है सर, इस बार भी सोचा जा रहा है कि वैसा ही होगा। हाँ, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों की मांग ये है कि इस जो TOR है इसमें साफ तौर पे इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है कि साहब ये जो है इसमें पेंशनर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उनके हितों का कैसे ध्यान रखा जाएगा। इस चीज़ को कैटेगोरिकली इसका जिक्र नहीं किया गया है और यहाँ से ही इसका उनके अंदर कंसर्न पैदा हो रहा है। दूसरी बात जो पुरानी पेंशन की बात है, पुरानी पेंशन में साफ तौर पे इसमें ये लिखा हुआ है कि जो है इम्पैक्ट आप देखें अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स, इसको कर्मचारी संगठन ये मान के चल रहे हैं कि ये सरकार ने संकेत दे दिया है कि वो पुरानी पेंशन को लेकर आने वाली नहीं है। और सरकार अलग अलग मंचों पे, चाहे सदन हो चाहे बाकी के प्लेटफॉर्म हो, सरकार की तरफ से ये साफ तौर पे हमेशा कहा जाता रहा है कि साहब हम इसको वापस लेकर नहीं आने वाले पुरानी पेंशन व्यवस्था को। लेकिन इसको लेकर रार अभी बढ़ेगी क्योंकि बिहार के इलेक्शन जिसका पहला चरण आज है, वहाँ पे भी कांग्रेस या महागठबंधन ने इसको लेके सर इसके अलावा प्रवीण सर, 8वें वेतन आयोग का काम जो है सिर्फ मौजूदा सैलरी को बढ़ाना नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि अब जो है इस बार का जो 8वां वेतन आयोग है उसका फोकस होगा परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर पर, जिसका बात जो है आपने मनी सेंटर में भी इस बात को दोहराया था, उसको आपने कंपैरिजन किया था कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला जो मामला है, उसी तरह के हूबहू का जो स्ट्रक्चर है वो सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिए। इस बात पर भी रार मचा हुआ है सर, आपसे समझना चाहेंगे कि सब परफॉर्मेंस बेस्ड वाला मामला है क्या? नहीं, देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम होना ही चाहिए और न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों का होना चाहिए बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी होना चाहिए। चाहे प्रमोशन हो चाहे वेतन बढ़ोतरी हो, ये चीज़ सीधे तौर पर आपके परफॉर्मेंस से लिंक होनी ही चाहिए। जी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि साहब ऊपर के अधिकारी बायस्ड अगर हुए तो उनको तो हमेशा घाटा होगा इस तरह की व्यवस्था अगर बनाई जाती है। आप एक फेयर जो है वो अप्रेजल प्रोसेस कैसे तय करेंगे, तो इसको लेके जो है उनका कंसर्न है। लेकिन अब जैसे सरकार 8वां वेतन आयोग बना रही, फिर 9वां वेतन आयोग बनाएगी, उसमें आपका जो कर्मचारी है उनका ऑटोमेटिकली जो सरकार तय कर रही है वो सबका बढ़ना है। तो ये दरअसल उसमें परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड देने वाली व्यवस्था अभी भी नज़र यहाँ पे नहीं आती। चलिए सर, इसके अलावा भी और भी कई सारे पेंच है सर। फैमिली यूनिट को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो 2 है उसको करना चाहिए, 5 करना चाहिए। एक बात ये भी आ रही है कि सरकार इसमें TOR में ये साफ तौर पे नहीं लिखा है कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसको लेके भी कर्मचारी संगठनों का जो डिफेंस से जुड़े हुए उनका कहना है कि साहब पिछले वेतन आयोग में ये लिखा हुआ था कि ये 2016 में एक उससे लागू हो जाएगा, यहाँ उसकी तारीख को साफ तौर पे नहीं कहा गया है। तो आगे क्या इसको आगे पीछे किया जा सकता है क्या, तो इस चीज़ को लेके भी एक बड़ी अड़चन यहाँ पर ऑलरेडी सर जो है निराशा बहुत है कर्मचारी संगठनों में भी, और देखिए जितने भी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में कहा जा रहा है कि 2 साल तो लग जाएगा इसको इम्प्लीमेंट होने में। और जिस तरह से चुनाव वाला जो मामला है एंगल उसको जोड़ा गया कि यूपी और गुजरात में जो चुनाव है उस समय के आसपास आएगा इस आयोग का जो है सिफारिश, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना समय लगेगा। तो जिस तरह से TOR में अगर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, तो जो इनका रोष है
वो और देखने को मिल सकता है सर? नहीं, बिल्कुल। अभी अब 9 तारीख को आंदोलन है, उसके पहले ही सरकार के पास पहुंच गए, यानी कर्मचारियों ने इस पूरे मैटर को एस्केलेट करने का मन बना लिया है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जो है जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंधों के बावजूद अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% भारी टैरिफ का असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर गहराई से दिखाई दे रहा है। मई से सितंबर 2025 के बीच भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट जो है 37.5% कम हो गया। टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मशीनरी जैसे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा। इनकी एक्सपोर्ट से कमाई जो है $4.8 बिलियन से घटकर $3.2 बिलियन रही, यानी यहाँ भी 33% का मार पड़ा है। इसी को लेकर सरकार अब एक नई पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसके तहत SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने वाले एक्सपोर्टर्स को अब घरेलू बाजार के लिए भी प्रोडक्शन करने की अनुमति मिल सकती है। अब तक SEZ की यूनिट्स जो हैं सिर्फ विदेशों में माल जो है जो प्रोडक्ट्स है वो भेज सकती थी, लेकिन अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ और जो निर्यात में आई कमी के बाद सरकार चाहती है कि इन यूनिट्स को देश के अंदर भी जो है काम करने का मौका मिले। इससे रिवर्स जॉब वर्क की जो है सुविधा मिलेगी, यानी SEZ में बनी फैक्ट्रियां जो हैं आसान भाषा में कहें तो घरेलू कंपनियों के लिए भी जो है सामान बना सकेगी। प्रवीण सर, सरकार के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं, और ये जो रिवर्स जॉब ऑप्शन वाला जो मामला है इसको बहुत ही आसान भाषा में हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, सेज का जो बिल है, रिवाइज्ड बिल, वो एक लंबे वक्त से पेंडिंग है कि सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए गए थे, और ये 2008-9 के आसपास की बात है, या संभवतः उससे भी पहले की बात है, जब जो कमलनाथ जो है वो कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, तब जो है सेज को लेकर आया गया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ से जो केवल एक्सपोर्ट ड्रिवन जहाँ पे यूनिट्स हैं जी, और इनमें इनके जो रूल्स हैं, इनके जो एक्ट है, उसमें बदलाव करने की बात लंबे वक्त से चली आ रही थी। अब सरकार चूंकि बिल्कुल आसन्न आ गया है मामला, तो सेज के बिल को में जो बदलाव होगा उसके लिए सरकार इंतजार नहीं करना चाह रही। सरकार ने उसके पहले ही एक पैनल बनाया जिसमें नीति आयोग के मेंबर्स होंगे, जिसमें एक्सपोर्टर्स होंगे और जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री के मेंबर्स होंगे। जी सर। ये पैनल जो सेज के में जो किस तरह से सुधार किया जा सकता है, किस तरह से यहाँ मौजूद यूनिट्स को के परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है, और इस मुश्किल वक्त में ये किस तरह से अपने कामकाज को बढ़ा सकती हैं यूनिट्स, इसके लिए इनको नियम शर्तों में बदलाव किए जाने की छूट मिल सकती है। जी प्रवीण सर, लेकिन ये इतना बड़ा जो कदम है इसको उठाने के पीछे सरकार की मंशा क्या रही? जो एक्सपोर्ट्स की वजह से हम लोग को मार पड़ी है वो है, या कोई और फैक्टर है सर? नहीं, सारा मसला जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा जो टैरिफ का चक्कर है, क्योंकि बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट जो है वो हिट हुआ है, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हो, चाहे लेदर इंडस्ट्री हो। ये सबकी मांग थी कि यहाँ पे जो रूल्स को चेंज किया जाए। एक जो रिवर्स आप जो उसकी जॉब की बात कर रहे थे, उसका भी मसला एक लंबे वक्त से पेंडिंग है। यहाँ जो सेज का जो यूनिट्स हैं उनको इंपोर्ट ड्यूटी में फ़ायदा मिलता है आपको जी। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं इनपुट के लिए। आप जो माल तैयार कर रहे हैं उसके लिए जो कंपोनेंट मंगा रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, उसको आप ड्यूटी फ्री मंगा सकते हैं जी। और इस वजह से जब यहाँ से आप बेचते हैं दुनिया के दूसरे बाजारों में, तो आपका माल जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है थोड़ा जी। अब यहाँ जो एक मसला है वो ये है कि अगर इनको भारत के मार्केट्स का में ही, यानी लोकल मार्केट का भी एक्सेस दिया जाए सेज यूनिट्स को जी, तो एक जो प्रतिस्पर्धा का जो गैप है वो क्रिएट होगा सेज यूनिट्स वर्सेस जो घरेलू दूसरी डोमेस्टिक यूनिट्स हैं उनके बीच में। क्योंकि बाकी की जो यूनिट इनपुट से मंगा रही है कंपोनेंट या कोई भी आइटम इनपुट का, वो तो उस पर पूरा टैक्स चुका रही है, लेकिन जो सेज यूनिट है उसको ड्यूटी फ्री मिल रहा है। तो आपका माल ऑटोमेटिकली लोकल मार्केट में जो घरेलू फर्म है उनके मुकाबले सस्ता हो जाएगा। अब इस मसले का हल निकाला जाएगा, यहाँ पे इसको लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग होने वाली है। प्रवीण सर, इसके अलावा जो MSME एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सरकार चाह रही है कि जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, यानी जो MSMEs हैं, उनको 2 से 3.5% तक का जो है ब्याज में छूट, यानी जो इंटरेस्ट रिलीफ देने की बात कही जा रही है। तो ये सर, ये कौन सी खबर है और इस पर क्या असर होता दिखेगा? नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जिन पे नज़र आ रहा है जो US के टैरिफ की वजह से, उसमें MSMEs हैं, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे नोएडा के हों, चाहे वो तिरुपुर के हों,
चाहे टेक्सटाइल से जुड़े हों या बाकी छोटी जो यूनिट्स हैं, उनके सामने इस मार्केट में या इस मुश्किल जो हालात हैं वहाँ पे खुद को टिकाए रखने की बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही जी। और इनकी मांग थी कि हमको एक पैकेज दिया जाए। अब सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन का जो एक जो स्कीम है इसको बढ़ा सकती है और ये 2 से 3.5% तक का इनको इंटरेस्ट का फ़ायदा जो कैपिटल आप ले रहे हैं उस पे, लोन पे, उस पे यहाँ इनको फ़ायदा मिल सकता है। और ये जो है इस वक्त एक बड़ी ज़रूरत वाली चीज़ है जो कि की जानी चाहिए। जी सर, और देश की इकॉनमी में अगर समझिए कि रीढ़ की हड्डी कहा जाए सर, तो वो एमएसएमई है। 60% ऑफ द जीडीपी का कंट्रीब्यूशन में रहता है एमएसएमई, और कई लाखों करोड़ों लोग जो हैं इससे जुड़े हुए होते हैं। तो अगर इस सेक्टर में इस तरह का अगर जो है रिवैम्प पॉलिसी अगर आता है तो इट विल बी बड़े पैमाने पे देखिए जो नौकरियां हैं, एमएसएमईज बड़े पैमाने पे नौकरियां देते हैं, करोड़ों नौकरियां देते हैं। और एक्सपोर्ट सेक्टर की एमएसएमईज के साथ भी वही स्थिति है, अच्छी खासी नौकरियां देते हैं। और अगर यहाँ पे इनके एक्सपोर्ट्स पिटते हैं तो नौकरियां जाने का खतरा पैदा होता है जी। अगर आप इंटरेस्ट सबवेंशन की राहत देते हैं तो यहाँ पे फिर इनके पास ये मौका होगा कि वो लॉस में भी सही लेकिन कुछ वक्त तक खुद को संभाले रह सकते हैं। तब तक अगर इंडिया की डील हो जाती है, ट्रेड डील, तो फिर एक बार कारोबार फिर से इसके पीछे ये भी तर्क दिया जा रहा था प्रवीण सर कि जो 15% तक का जो टैरिफ है वो हम सह लेंगे। मान लीजिए कॉस्ट कटिंग कर लेंगे, मान लीजिए हम अपना प्राइस चेंज कर लेंगे, कुछ हम और जोड़ तोड़ कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो 15% का जो टैरिफ जो पड़ रहा है वो हमसे सहन नहीं हो सकता। उसके लिए हमें सरकार की मदद चाहिए और इसी को लेकर इन्होंने जो है ज्ञापन प्रस्ताव दिया था सरकार को, और लगता है उसी के बाद जो है सरकार एक्शन में आई है। ये यूनिट्स लॉस में अभी अपना सामान बेच रही है दूसरे मार्केट्स में, और ऐसे में अगर सरकार की तरफ से इंटरेस्ट की जो राहत है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलती है तो जाहिर तौर पे खड़े रहने में, टिके रहने में मदद मिलेगी इन कंपनियों को। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चीन जो है दूर आसमान में सैटेलाइट का जो जाल बिछाकर दुनिया भर की जो जासूसी करता है, ये सच्चाई किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि भारत ने उसकी इन आंखों को बंद करने के लिए भी जो है कदम उठाना शुरू कर दिए। भारत अब उन सैटेलाइट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा रहा है जिनका चीन से किसी भी तरह का संबंध पाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। प्रवीण सर, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के जो रेगुलेटर हैं, यानी जो नियामक है इन स्पेस, उन्होंने चीन की चाइना सैट और हांगकांग की एपस्टार और एशिया सैट कंपनियों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। असल में ये कंपनियां जो है भारत में सैटेलाइट सर्विसेज जो है देना चाहती थी, लेकिन ये पूरा मामला है क्या सर? क्या नेशनल सिक्योरिटी वाला ही एंगल है या कुछ और है? नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का ही मसला है और इसीलिए जो लाइसेंसेस हैं उनको अब मार्च के बाद जो एक AS7 और AS5 है उसका रिन्यूएबल कराना पड़ेगा इन कंपनियों को, एशिया सैट को। वहाँ पे अब सरकार इनको आगे के लिए रिन्यू नहीं कर रही है, रोक दिया है कि अब आप आगे नहीं करेंगे, और इसके बजाय जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन, उनको अब भारत के या दूसरे जो सैटेलाइट्स हैं उस पर खुद को शिफ्ट करना पड़ेगा। और बहुत सारे, चाहे जियो स्टार हो चाहे जियो, इन्होंने खुद को शिफ्ट करना शुरू भी कर दिया है जी। तो क्या ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के को और बढ़ाने की कोशिश? बिल्कुल, एक जो एक इंडियन वो इंडिजिनस, बिल्कुल हाँ, GSAT है जी, उसके जरिए ज़्यादातर GSAT 17 सर और GSAT 30 जैसे जो भारतीय सैटेलाइट्स हैं उसका इस्तेमाल करना होगा, ऐसा कहते हुए नजर आ रही है सरकार। बिल्कुल, तो ये जो है एक तो इंडियन जो स्पेस का पूरा मिशन है, इंडियन स्पेस मिशन है, उसके लिए भी मददगार साबित होगा। 2033 तक लगभग ये पूरा का पूरा धंधा जो है वो $44 बिलियन पे पहुंच सकता है। तो इसके डबल मैं कहूँगा कि फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी जो स्पेस सेक्टर में आपकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, दूसरा जो डेटा ब्रीच है या जो सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है वहाँ पे भी सर ऐसा ही कुछ प्रवीण सर हम लोगों ने स्टारलिंक के साथ भी देखा था। बीच में ऐसे भी खबरें आ रही थी कि कहा जा रहा था कि आप अगर पाकिस्तान के साथ अगर आप सर्विसेज देने की बात कर जाएंगे तो अब आपकी जांच स्क्रूटनी की बात हो रही थी। हालांकि उसकी एक गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि मुंबई से जो है स्टार्ट हो रहा है सर स्टारलिंक। बिल्कुल, सैटेलाइट सर्विसेज पर भी अगर आप कुछ बोल दें। नहीं, बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया तो है। और देखो, ये केवल और केवल सैटेलाइट तक या ब्रॉडकास्टिंग तक मामला सीमित नहीं है। मामला असल में अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा जो जी इकोसिस्टम है डिजिटल का, चाहे उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपके मेल हो या बाकी चीज़ें हों, इन सब से जुड़ा मामला है जहाँ पे कि देश को एक अपना बैकअप तैयार रखना होगा। क्योंकि कंटिजेंसी में, और इसको लेके जो कारोबारी हैं हर्ष गोयन का, उन्होंने अभी ट्विटर पे भी एक बड़ा पोस्ट लिखा
जिसमें उन्होंने कहा कि सोचिए अगर ट्विटर बंद कर दिया जाए भारत में, या फेसबुक या यूट्यूब। मेटा या यूट्यूब, और आपकी जीमेल सर्विसेज और फिर फेसबुक को अगर बंद कर दिया जाता है तो आपके पास बैकअप का क्या प्लान है। चाइना ने अपने आप बायडू हो गए या इस तरह के दूसरे पूरे, या आपका अलीबाबा है, इस तरह का पूरा एक सेटअप तैयार कर लिया ऑलरेडी। और ये तब किया जब किसी तरह का ट्रेड को लेके या बाकी चीज़ों को लेके वो इश्यूज नहीं थे। जी। वहाँ पे आपका ना ट्विटर चलता ना बाकी की ये मतलब आप कहना चाहते हैं कि उसने अपना टिकटॉक अल्टरनेटिव जैसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। अल्टरनेटिव उसने तैयार कर रखा है। अल्टरनेटिव भारत को भी इसको तैयार कर लेना चाहिए था। अब जोहो का जिस तरह से, जोहो मेल पे खुद अमित शाह जो है गृह मंत्री है वो शिफ्ट होते हुए नजर आए, तो यहाँ पे भारत को अभी लंबे वक्त की तैयारी करनी है। उसमें चाइना से भी बचना है, उसमें आपको अपना एक इंडिजिनस एक पूरी की पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना ही होगा। विशाल, चलिए सर, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।